गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली दो कक्षा में हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़े थे V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। सेकेंड में हम लोग पढ़े थे करंट, जिसमें हम लोग पढ़े थे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये दो फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ लिए थे। ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े थे R इज इक्वल टू V बाई आई। बार बार इन फॉर्मूलाज को मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि इसकी जरूरत सबकी एक साथ आगे पढ़ने वाली है। तो लास्ट टाइम हम लोग यही इक्वेशन पढ़े थे, R इज इक्वल टू V बाई आई। ये क्या था? ओम्स लॉ से मिला था, जो रेजिस्टेंस का डिफिनेशन भी देता है। रेजिस्टेंस का डिफिनेशन इसके अनुसार क्या हुआ? रेजिस्टेंस को अगर उसके अनुसार डिफाइन किया जाए तो इसका डिफिनेशन होगा, इट इज ए रेशियो ऑफ potential difference between the two ends of a conductor and the current flowing through it। ये क्या है? तो रेजिस्टेंस जो होता है, किसी भी कंडक्टर से होकर के जितना पोटेंशियल डिफरेंस उसके टू इंड्स के बिटवीन फ्लो कर रहा है, उसके और करंट के दोनों के रेशियो के बराबर होता है। अब अगर इसके एसआई यूनिट की बात की जाए तो एसआई यूनिट जो होता है, आप जानते हैं कि वोल्ट V का वोल्ट और एम्पियर का A होता है, तो वोल्ट पर एम्पियर, इसका एसआई यूनिट हुआ वोल्ट पर एम्पियर। इसी वोल्ट पर एम्पियर को कहा जाता है ओम। SI unit of resistance is ohm, which is equal to 1 volt per ampere। इसका मतलब ये हुआ, किसी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है और उससे होकर के 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, तो इसको हम 1 ओम रेजिस्टेंस कहेंगे। अर्थात 1 ओम जो होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होता है। दूसरी चीज, दूसरा डिफिनेशन भी क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस विरोध करता है, अपोज करता है। किस चीज का? फ्लोइंग ऑफ करंट का। ये चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने में यह उसका विरोध करता है। तो रेजिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं? रेजिस्टेंस को हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं the property of opposing the flow of current is called resistance। ये करंट के फ्लो का अपोज करता है। क्या करता है? विरोध करता है, उसको आगे जाने से रोकता है।
इसलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो धारा का विरोध करने का जो गुण होता है किसी कंडक्टर में, उसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस जो होता है वह कई चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे इसको अगर देखा जाए तो रेसिस्टेंस के कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स दैट affect the resistance। कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट कर सकते हैं? अर्थात फैक्टर्स क्या होता है? जिसकी वजह से यह कम हो जाता है या जिसकी वजह से यह ज्यादा हो जाता है, वही इसका फैक्टर कहलाता है। इसका फर्स्ट फैक्टर है लेंथ। लेंथ of the conductor is directly proportional to resistance। मतलब R is directly proportional to L। लेंथ को हम अगर L से दिखाएं तो R is directly proportional to L। इसका मतलब हुआ कि कंडक्टर की लंबाई अगर बढ़ा दी जाए तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और कंडक्टर का लंबाई अगर घटा दिया जाए तो रेसिस्टेंस भी घट जाएगा। अब मान लेते हैं कि कोई एक कांस्टेंट लेंथ है, उससे अगर हम लेंथ को आधा कर दें तो रेसिस्टेंस आधा हो जाएगा, अगर उस लेंथ को डबल कर दें तो रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा। यही कहा जाता है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? जो थिकनेस होता है उसके एरिया को, जैसे मान लेते हैं कि ये अगर एक वायर है तो इसका जो थिकनेस है वह इसके राउंड से पता चलेगा, और ये राउंड जो है ये सर्कुलर रीजन फॉर्म करता है, तो इसके एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। R is inversely proportional to cross section area of the conductor। यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वह स्क्वायर में होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया स्क्वायर में होता है, और तब अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर दिया जाए तो क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर कम कर दिया जाए, माने उसके रेडियस को अगर कम कर दिया जाए, तो रेडियस जब कम होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और रेडियस जब ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तीसरा होता है इसका टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है? तो R जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता है, और इसी वजह से ओम्स लॉ में कांस्टेंट टेम्परेचर का बहुत महत्व होता है। चौथा चीज होता है इसका मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अलग अलग जो कंडक्टर्स होते हैं, अगर वे अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए हैं तो उनका रेसिस्टेंस जो होता है वह भी डिफरेंट होता है। जैसे सिल्वर का रेसिस्टेंस सबसे कम होता है, सिल्वर से थोड़ा सा ज्यादा कॉपर का रेसिस्टेंस होता है,
कॉपर से थोड़ा सा ज्यादा अल्युमिनियम का रेसिस्टेंस होता है, ऐसे ही एक सीरीज बना हुआ है। तो मटेरियल पर रेसिस्टेंस, मटेरियल किस चीज का बना है उस पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। अब बेसिकली दो चीजें हैं हमारे पास, हम लोग जान गए, क्या जान गए? वी नो दैट R is directly proportional to L and R is inversely proportional to 1 by A। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या मिलेगा? मिलेगा R is directly proportional to L by A। अब हम लोग पहले से ये चीज जानते हैं कि किसी भी चीज को अगर इक्वल करना हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R is directly proportional to L by A। अगर इसकी हम व्याख्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसको, तो होगा R is directly proportional to L and R is inversely proportional to A। अगर इसको इक्वल करना होगा तो एक हम यहां पर कांस्टेंट टर्म लेते हैं जिसको हम रो कहते हैं, रो इनटू L by A। इसको ध्यान रखिए, ये रो कहलाता है। अब इसको अगर इस रो के लिए वैल्यू निकाला जाए तो रो क्या होगा? रो होगा R इंटू A बाई L, और ये कहलाता है इसका रेसिस्टिविटी, ये इसका रेसिस्टिविटी कहलाता है। यही रो रेसिस्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस रेसिस्टिविटी पर न क्रॉस सेक्शन एरिया का प्रभाव पड़ता है, न लेंथ ऑफ द कंडक्टर का प्रभाव पड़ता है। इस पर केवल दो ही चीजों का प्रभाव पड़ता है, इसको केवल दो ही चीज इफेक्टेड करते हैं, एक मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर और मटेरियल को छोड़ करके रेसिस्टिविटी जो होता है वह किसी और चीज से प्रभावित नहीं होता है। तो रेसिस्टिविटी को आप ये भी कह सकते हैं कि अगर 1 मीटर लंबे वायर से 1 स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शन वाले, 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाले वायर से होकर के जितना रेसिस्टेंस मिलता है उसको उसका रेसिस्टिविटी कहते हैं। रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या होगा? देखिए, रेसिस्टिविटी resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of that substance which is 1 meter long and having cross section area of 1 मीटर स्क्वायर। अर्थात अगर कोई वस्तु, कोई सब्सटेंस, कोई मटेरियल जिसका लेंथ 1 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर का हो, तो उसका जितना रेसिस्टेंस होगा वह उसके रेसिस्टिविटी के बराबर होगा। तो रेसिस्टिविटी जो होता है, यहाँ आप देखेंगे रेसिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ, यही रेसिस्टिविटी कहलाता है। तो रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम
एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर। ये मीटर इस मीटर से कट के केवल मीटर बचेगा, तो रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट जो होगा ओम मीटर होता है। रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है। क्या लिख सकते हैं? द SI unit of resistivity is ohm meter. The resistivity is denoted by rho, RHO, rho। अब फैक्टर्स देखते हैं कि ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है और किन किन चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग देखें कि रेसिस्टेंस जो होता है वह सभी चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे लेंथ पर डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस जो होता है वह मटेरियल पर भी डिपेंड करता है जिससे कंडक्टर बना हुआ है। लेकिन इसमें क्या होगा, चूंकि रेसिस्टिविटी को अभी हम लोगों ने डिफाइन किया, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया बाय लेंथ, ये इसका फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला हम लोगों को बता रहा है कि रेसिस्टिविटी does not depend on length and cross section area of the conductor। रेसिस्टिविटी जो होता है वह न तो लेंथ पर डिपेंड करता है और ना ही क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। कि कोई भी लेंथ हो सकता है, कितना भी क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, उसका रेसिस्टिविटी कभी नहीं बदलेगा। लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है? रेसिस्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर and the substance of the conductor। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और ये उस सब्सटेंस पर डिपेंड करता है जिससे कि कोई कंडक्टर बना हुआ है। जैसे सिल्वर से बना हुआ है, तीन चीजों को लेते हैं, एक लेते हैं सिल्वर, दूसरा कॉपर, तीसरा एल्युमिनियम। तो आप देखेंगे कि सिल्वर की रेसिस्टिविटी जो होती है वह सबसे कम होती है। सिल्वर की रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है। सिल्वर के बाद सिल्वर से ज्यादा रेसिस्टिविटी होता है कॉपर का, और कॉपर से भी ज्यादा रेसिस्टिविटी होता है एल्युमिनियम का। इसी तरह से डिफरेंट मटेरियल्स जो है उसकी कंडक्टिविटी और उसकी रेसिस्टिविटी अलग अलग हो जाती है, और जो कंडक्टिविटी का डिफरेंट होना उसके रेसिस्टिविटी पर ही डिपेंड करता है। इसके बाद हम लोग एक चीज और देख ले आज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। बड़े दिनों से पैरेलल और सीरीज कनेक्शन की चर्चा हो रही है। सबसे पहले इस कनेक्शन को समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक वायर है, यहां पर प्लग लगा है जिसमें एक प्लस और दूसरा माइनस अटैच कर दिया गया, और यहां एक होल्डर लगा दिया गया जिसमें बल्ब लगा हुआ है।
अब इसमें कुछ और भी बल्ब लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां से एक कट मारे, कट मार करके एक वायर ले लिए, और एक कट यहां से लेकर के एक वायर ले लिए, एक होल्डर यहां लगा दिया, इसमें भी एक बल्ब लग गया, एक और बल्ब लगा दिए यहां। तो ये इस तरह का जो कनेक्शन है ये पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। इसमें क्या होता है, किसी भी बल्ब से किसी भी बल्ब का कुछ खास लेना देना नहीं। इसमें किसी भी बल्ब का किसी भी बल्ब से कुछ खास लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक बल्ब खराब हो जाएगा तो बाकी के दो बल्ब जो होंगे अपना ग्लो करते रहेंगे। बट एक दूसरा कनेक्शन देखिए, इसमें आपने प्लस माइनस ये इसको आपने इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर दिया और यहीं से इसके दो टुकड़े बनाए और दो वायर तैयार करके यहाँ एक बल्ब ग्लो किया, दूसरा यहाँ एक बल्ब लगा दिया, तीसरा यहाँ एक बल्ब लगा दिया। अब ये जो होगा ये कनेक्शन आपका सीरीज कनेक्शन है। इसमें प्रत्येक बल्ब का प्रत्येक बल्ब से मतलब है। अगर मान लीजिए कि ये बल्ब किसी वजह से खराब हो जाता है तो बाकी के दो बल्ब ग्लो इसमें नहीं करेंगे। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि एक ही स्विच से बहुत सारे बल्ब को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में हम एक ही स्विच से बहुत सारे बल्ब को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल कनेक्शन की वायरिंग होती है। अब कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन जो होता है इसी के आधार पर वो अभी दो ठो होता है, एक पैरेलल होता है और एक सीरीज होता है। तो अगर सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है उस कॉम्बिनेशन का जो सम होता है वह सिंपल सम होता है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर 3 2 ohm 3 ohm and 5 ohm के 3 रेजिस्टेंस है। इसको अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो इसका कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वह इन तीनों के सम के बराबर होगा। 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम 10 ओम। इसी को अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें तो अगर ये 2 ओम को हम R1 करते हैं, 3 ओम को R2 करते हैं और 5 ओम वाले को R3 करते हैं, तो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय R, ये जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्विवेलेंट होगा। सीरीज कनेक्शन के लिए जो रेजिस्टेंस होते हैं वह रेजिस्टेंस का उन रेजिस्टेंसों का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वह उनके सिंपल सम के इक्वल होता है। अगर यही चीज हम पैरेलल कनेक्शन में देखें तो पैरेलल कनेक्शन के कंडीशन में पैरेलल कनेक्शन पैरेलल कॉम्बिनेशन जब होता है, जैसे हम पिछले बार में देखें कि अगर 3 रेजिस्टेंस लिए जाएं
1 और 2 ओम, सेकेंड 3 ओम, थर्ड 5 ओम। तो इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट होगा वह क्या होगा, इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा इसको हम 1/R कहेंगे। 1/R जो होगा वह 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के इक्विवेलेंट होगा। अब R1 के लिए अगर हम 2 ले लें तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। अब इसको ऐड करेंगे कितने ओम का रेजिस्टेंस इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा। यही अंतर होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में और सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के इक्वल होता है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को 1/R कहते हैं और ये 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इसको अगर ऐड करते हैं तो हम लोगों को उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल जाता है। इसमें इतना ही।